गुड इवनिंग। हेलो दोस्तों, आईएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ। लक्ष्मीकांत सीरीज पॉलिटी की जो है चल रही थी, उसमें नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कल गैप हो गया था, एक तो इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे, उसमें भी मैं बिजी था और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। चुनाव के रिजल्ट्स आ गए हैं, आप चुनाव के आप देख सकते हैं। जो भी सरकार बने, हम लोग तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। शायद मोदी मोदी 3.0 गवर्नमेंट ही बनने की मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली चांस है। टीडीपी और नीतीश कुमार ने भी समर्थन दे दिया है। पर जो भी बने, यही गुजारिश रहेगी प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, जो भी हैं, भाई जनता ने चुन के भेजा है बहुत आस से, तो जनता के लिए काम करें, है ना। और अपोजिशन से भी है कि भाई अभी एक सशक्त अपोजिशन पहली बार दिख रहा है, तो आप भी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का काम करें। विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं जस्ट हर बार कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि आप सभी लोग चैनल को जितना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, उतना अच्छा होगा। जितना गरीब तबका तक इस चैनल को पहुंचा सकते हैं पहुंचाए। आज एक ही लेक्चर आएगा टीपीएसपी पॉलिटी का, क्योंकि आज थोड़ी सी, आज भी तबीयत मेरी थोड़ी सही नहीं चल रही है, अभी थोड़ी सही होगी फिर मैं और चीज़ों से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो लेट अस विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड बीइंग शॉर्ट, लेट अस बिगिन विद डीपीएसपी। देखिए, कुछ बैकग्राउंड बता दूं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक। आर्टिकल 36, ठीक है, से ये स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 36। आपको बताया 35 तक क्या होता है। 35 तक जो होता है वो फंडामेंटल राइट्स होता है, 12 टू 35। आर्टिकल 36 टू 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है, ठीक है। नट सेल में मैं बता दूं कि डीपीएसपी क्या होती है। देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो हर गवर्नमेंट को, चाहे केंद्र में सरकार हो चाहे राज्य में सरकार हो, जिसको अपने पॉलिसी फ्रेमिंग फ्रेमिंग में इनको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये लिए कहाँ से गए हैं? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्हें लिया गया है। वेरी फेमस क्वेश्चन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं ना, वहां से इसे उठाया गया है। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले पैराग्राफ नहीं दिया है खुद, कहाँ से लिया था इस चीज को? पहले स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था। तो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन और आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से, आप कह सकते हो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपी कॉपी किया, और वहां से आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, जैसे मैंने आपको बताया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नाम से एक चीज आई थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नाम से एक चीज आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। आपको मैंने पहले ही बताया था कि 2/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डायरेक्ट उठाई गई है। तो वहीं से जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे उसे डीपीएसपी के नाम से उठाया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस थे इंडिया के अंदर। गवर्नर जनरल और जो गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर तत्कालीन, आज़ादी से पहले, उनको इंस्ट्रक्शंस थे कि भैया इन इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है संविधान को, सॉरी, गवर्नेंस करते वक्त, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक आपकी पूरी बात करी। कुछ यहाँ है जहाँ प्रीलिम्स के सवाल उठते हैं। ग्रैंड विली ऑस्टिन, मैंने पहले ही बताया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन से ज्यादा अच्छा से जानता है। He said that directive principles of state policy and fundamental rights constitute the conscience of the constitution. Conscience समझते हैं ना, आत्मा, ठीक है। तो आत्मा, तो वो आत्मा कौन बनाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स दोनों मिलकर के कॉन्साइंस कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स क्या है डीपीएसपी की? सबसे पहले मैं बताऊं, नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब कि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भैया इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, हाई तौबा नहीं मचा सकते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसका काम क्या है, मेन इसकी जो मोटिव है या एम है, वो है टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट, टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट इन द कंट्री, ठीक है। चौथा, ये इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को लागू करने का प्रयत्न करता है,
जो फंडामेंटल राइट था वो कहीं ना कहीं उसका जो, हालांकि वहां भी सोशल चीजें हैं जैसे राइट टू अनटचेबिलिटी, सॉरी राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, लेकिन वो कहीं ना कहीं ज्यादा उसका एम्फेसाइजिंग है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में। इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करता है, करने या करने के प्रयत्न करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो टू एस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट, ठीक, टू रिपेल पुलिस स्टेट। भाई देखिए पुलिस स्टेट हुआ करता था एंशियंट इंडिया में, मिडिवल इंडिया में, जहाँ राजा महाराजा के लॉज चलते थे। तो पुलिस स्टेट नहीं, पुलिस स्टेट उसे कहते हैं आई एम द स्टेट माय वर्ड्स आर लॉस, है ना, जैसे नाजी जर्मनी में था। पुलिस स्टेट इसको कहते हैं। वेलफेयर स्टेट जहाँ भाई कोई भी कानून संविधान से देश चले, ना कि किसी एक पर्सन के कहने पे देश चले, ठीक। नेक्स्ट जो इसके फीचर्स है, देखिए इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसको मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, ठीक है। और क्या है, मैंने आपको बताया है कि ये वो आप कह सकते हो प्रिंसिपल्स हैं जिनको हर राज्य की सरकार या देश की सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, दे मस्ट बियर इन माइंड दिस प्रिंसिपल्स बिफोर इम्प्लीमेंटिंग और मेकिंग एनी लॉज। और देयर लॉज, या यूं कहें देयर लॉज मस्ट रिफ्लेक्ट द, you can say the sense of their laws must reflect the essence, not sense, the best word is essence of DPSP। ये भी एक चीज है। नेक्स्ट ये इलेबोरेट करता है प्रियम्बल को, जो मैंने आपको प्रस्तावना की बात की थी, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके एक एक प्रिंसिपल को, क्योंकि प्रियम्बल क्या कहता था, जस्टिस सोशल, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, उन सबको स्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, ठीक है। और संविधान खुद कहता है कि हर राज्य, हर सरकार को इसको ध्यान रखना चाहिए कानून बनाने में, ठीक है। इसके अलावा क्या इसका इंपॉर्टेंस है, सुप्रीम कोर्ट अपने कई जजमेंट्स को में इसको कोट किया है, अपने कई जजमेंट्स में इसको यूज किया है। मतलब भले डीपीएसपी जस्टिसएबल नहीं है, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, रिवर्स इज ट्रू, सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट को डीपीएसपी पे आधारित किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए क्लासिफिकेशन डीपीएसपी की ऐसी है कि तीन तरह के क्लासिफिकेशन है डीपीएसपी की, तीन तरह के फिलोसफी पे बेस्ड है। सोशलिस्ट फिलोसफी पे है कुछ, कुछ गांधीयन फिलोसफी पे भी है, और कुछ लिबरल फिलोसफी पर भी है। मैं बता दूं ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं क्लासिफाइड है, नॉट क्लासिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आगे चल के किताबों ने इसको क्लासिफाई किया है डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स के हिसाब से। कुछ डीपीएसपी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे है, कुछ गांधीयन आइडियोलॉजी पे है, कुछ लिबरल आइडियोलॉजीज पे है, ठीक है। क्या क्या है, लेट अस हैव अ लुक, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की पहले हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है भाई, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अभी मुझे रीड ही करना होगा, ठीक है, ये क्योंकि आपको रटना नहीं पर पता होना चाहिए कौन आर्टिकल क्या कहता है, थोड़ा बहुत मेंस में कोट करने के लिए और प्रीलिम्स में ऑप्शन छांटने के लिए। आर्टिकल 38 कहता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर, कहने का मतलब, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज। आर्टिकल 39 टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, equitable distribution of resources, prevention of concentration of wealth, equal pay for equal work, opportunities for healthy development, preservation of health and strength of workers, ठीक है। आर्टिकल 39 ए फर्दर ऐड हुआ था, ये अमेंडमेंट के तहत आया था, है ना। कौन सा है आगे आपको दिख जाएगा, टू प्रमोट जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ओके, टू द पुअर। आर्टिकल 41 टू, अगर कोई बेरोजगार है तो उसको वर्क दिया जाए, पब्लिक असिस्टेंस दिया जाए बुढ़ापा में, सिकनेस में। नेक्स्ट आर्टिकल 42 टू प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जो लोग कल कारखानों में काम करते हैं उन्हें ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, एक काम करने लायक एनवायरमेंट दिया जाए, मैटरनिटी रिलीफ दी जाए। नेक्स्ट आर्टिकल 43 कि वर्कर्स के लिए एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दी जाए वर्कर्स को, ठीक। नेक्स्ट इंडस्ट्री, आर्टिकल 43 है, ये भी फर्दर अमेंडमेंट के साथ ऐड हुआ था। 43 क्या कहता है भाई, कि जो वर्कर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन हो इंडस्ट्री को मैनेज करने में। देन आर्टिकल 47 टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लिविंग ऑफ पीपल,
ये सब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। तो मैं आपको दिखा दूं, अगर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आ जाए, जैसे आप मेंस में लिख रहे हैं तो आपको कोट करना है, तो वर्कर से जितने रिलेटेड हैं उनको आप कोट से, जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39 है, टू रिड्यूस डिस्पैरिटी इन इनकम आर्टिकल 39, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल आर्टिकल 38, आर्टिकल 38। नेक्स्ट चौथा कि अनएम्प्लॉयमेंट में उन्हें सपोर्ट किया जाए। देन आर्टिकल 47 उनका न्यूट्रिशन बढ़ाया जाए। फिर वर्कर्स मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करें, आर्टिकल 43A। देन उनके लिए एक लिव अच्छी स्टैंडर्ड की लिविंग हो, आर्टिकल 43। तो इस तरह से आप देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे याद रखना है। मेंस में आपको 2-3 आर्टिकल याद हो, हाँ सोशलिस्ट आया 2 एग्जाम्पल। प्रीलिम्स में आपको पहचानने के लिए आ सकता है कि भाई कौन सा सोशलिस्ट है, कौन सा लिबरल है, कौन सा गांधीयन है। कुछ ओवरलैप भी है, जैसे लेटेस्ट टेक एग्जांपल आपको ये जो दिख रहा है टू 8th नंबर, टू प्रमोट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये आगे चल के आप देखेंगे नेक्स्ट अभी स्टैंडा में कि ये गांधीयन आइडियोलॉजी में भी आएगा, गांधीयन फिलोसफी में भी आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको रटना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, हाँ देख के आप इतना तो जरूर क्लासिफाई कर दें कि भैया कौन सा किस फिलोसफी से आया है। हाँ, स्टेट पीसीएस जैसे आरएएस और उत्तर प्रदेश में की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैच द कॉलम आ सकते हैं। तो ऐसा आता है ना कि आप पकड़ लोगे, अगर आप 2-3 बार इसको लुक दिए हुए हो तो पकड़ लोगे, और एग्जाम से पहले एक लुक जरूर दे देना। ठीक है, नेक्स्ट गांधीयन आइडियोलॉजी, महात्मा गांधी के पहला आपको ही पता है आर्टिकल 40 वेरी फेमस, कि ऑर्गेनाइज विलेज लेवल पंचायत को प्रमोट करना। आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना। आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करना। आर्टिकल 47 जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रिंक्स इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स शराब वगैरह को रोकना। आर्टिकल 46 वीकर सेक्शंस को सपोर्ट करना, एससी एसटी को। आर्टिकल 48 की काउ स्लॉटर को रोकना, है ना, इसी कहीं ना कहीं जो बीफ बैन होता है वो इसी के को अपना बेसिस बनाता है। ये अलग बात है कि उसका कॉज पॉलिटिकल होता है। ठीक है, तो ये सब गांधीयन फिलोसफी, मैंने आपको बोला ना कि ओवरलैप होता है। आर्टिकल 47 देखिए ओवरलैप है, क्लियर क्लियर। वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में भी है, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और उसी का जो दूसरा वर्जन है कि शराबबंदी होनी चाहिए, वो आर्टिकल 47, वो गांधीयन प्रिंसिपल में। तो देयर इज ओवरलैप। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको स्टेटमेंट में कि देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर टाइप कंपार्टमेंट बिटवीन द सोशलिस्टिक फिलोसफी, गांधीयन फिलोसफी एंड लिबरल फिलोसफी इन डीपीएसपी, ऐसा नहीं। ठीक है, और एक और चीज आ सकता है कि दिस थिंग्स वाज क्लासिफाइड एज पर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है किताबें ने क्वालिफाई किया, आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स ने क्वालिफाई किया, उसे क्लासिफाई किया है। संविधान, ओरिजिनल संविधान में कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं था। ठीक है, लास्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की मैं बात करूँ, तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में क्या आता है भाई, सबसे पहले वेरी फेमस जिसको लेकर के, और जहां तक लग रहा है मोदी 3.0 सरकार में आ भी जाएगा, कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रमोट होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए मेंस के लेक्चर हम लोग बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रमोट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बात किया था, राइट टू एजुकेशन, 86 अमेंडमेंट एक्ट, कि भाई आर्टिकल 45 में जो राइट टू एजुकेशन आया, यानी कि राइट टू अर्ली एजुकेशन, आर्टिकल 21A, तो तीनों चीज में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। डीपीएसपी में क्या हुआ, पहले वो डीपीएसपी था, उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया, और डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में क्या चेंज किया गया कि अर्न टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्ड, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर फ्रॉम 0 to 6 years of age, वो आर्टिकल 45 है। देन टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 48, टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स इन टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, 48A। देखिए ये एक दूसरे का सिक्वल टाइप है, ये भी अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 48A, है ना। To organize agriculture and animal husbandry, Article 48. To promote the safeguard the environment, 48. To protect monuments, 49. To separate judiciary from the executive, Article 50. And to promote international peace, Article 51. These are liberal principles. So देखो जो कानून से रिलेटेड है, ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी आइडिया दे सकता हूँ। जो वर्कर्स, बीमार, बूढ़ा, इन सबसे रिलेटेड है, वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। जो कानून से रिलेटेड है कि भाई आप इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करिए, मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्ट करिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करिए, है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर दीजिए, ये लिबरल प्रिंसिपल से रिलेटेड है। और गांधीयन प्रिंसिपल तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में हो तो यू वेल नो कि गांधी जी क्या क्या प्रमोट करते थे। कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट करते थे, शराबबंदी प्रमोट करते थे, गौ हत्या प्रमोट करते, सॉरी, शराबबंदी प्रमोट करते थे, गौ हत्या को रोकने के लिए अपील करते थे। एससी एसटी वीकर सेक्शन को हरिजन उन्होंने नाम दिया था, एससी एसटी वीकर सेक्शन को प्रमोट करने की कोशिश करते थे। तो ये तमाम गांधीयन प्रिंसिपल्स होती है। सर ऐसा क्यों बता रहे हो, तो लिखा हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत लंबा है, 36 से 51।
तो कैसे आप दिमाग में रख सकते हो वो बता रहा हूँ। टीचर का काम सिर्फ यही नहीं है कि आके आप पढ़ के चल दें, कैसे आप इसको याद रख सकते हो मैं आपको, ठीक है सर। सारे ओल्ड डीपीएसपी हैं या कुछ ऐड हुए, मैंने आपको बताया कुछ ऐड हुए हैं, कौन कौन से ऐड हुए हैं आप देखिए। आर्टिकल 39 टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये ऐड हुआ है, और किसके द्वारा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन उसी ने ऐड किया आर्टिकल 39 टू प्रोवाइड जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री आर्टिकल 43A, एंड टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। ये चारों ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। किससे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। 44th अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा ऐड हुआ है कि स्टेट मीन इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू डिक्रीज डिस्पैरिटी इन इनकम स्टेटस, वो आर्टिकल 38, ठीक है। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ। वो याद रखने का, ये पूछता जाता है ऑब्जेक्टिव प्रीलिम से बहुत ज्यादा, ठीक है। ये बाकी चार जो थे 39, 39A, 43A एंड 48A, दीज आर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। एक 86th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा संशोधन किया गया, दैट इज आर्टिकल 45। मैं आपको पहले ही बताया था, जब राइट टू अर्ली एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया, तो आर्टिकल 42 को अमेंड करके अर्ली चाइल्डहुड केयर में जोड़ दिया गया। और एक 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, जो कि एक गांधीयन आइडियोलॉजी, उसको ऐड किया गया, ठीक है, टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी। याद रखिएगा, चार जो थे वो ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। एक एक्ट दैट इज कौन कौन सा, 39, 39A, 48A एंड 43A। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ऐड किया गया, कौन सा, जो आपका ये था कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रिड्यूस डिस्पैरिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी। और 86th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया, कौन सा, चाइल्डहुड केयर वाला। 96th अमेंडमेंट एक्ट से कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए प्योर रटन चीज है, तो इसलिए मैं आपको दिन बता रहा हूँ कैसे माइंड में रहेगा, वरना भूल जाएंगे। अब बात है कि सैंक्शन क्या है। देखो कहीं ना कहीं कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड इट। कोई लीगल सैंक्शन नहीं है डीपीएसपी के बिहाइंड, बट मोरल सैंक्शन है। क्या है, मोरल सैंक्शन है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वहां पर बहुत ज्यादा डिबेट हुआ था डीपीएसपी को लेकर। कुछ मेंबर्स का मानना था भाई जस्टिसएबल है, नहीं तो लगा कि क्या फायदा। लेकिन कुछ मेंबर्स इसके सपोर्ट में थे कि भैया कहीं ना कहीं मोरल ऑब्लिगेशन है स्टेट को। बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेटमेंट है कि कोई भी पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट जो होगी, ठीक है, वो कभी भी अपने पॉलिसी को फ्रेम करने के समय डीपीएसपी को फॉरगेट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, और मैं आगे और बताऊंगा कैसे इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब प्रश्न है कि सर इसको जस्टिसिएबल क्यों नहीं बनाया गया जब इतना ही इंपॉर्टेंस है। तो पहली बात, जितना वाइड डाइवर्स सब्जेक्ट को ये कवर करता है, उतना देश के पास रिसोर्सेज नहीं था कि आजादी के बाद क्यों इनको कवर करता है, एक चीज। दूसरी चीज कि देश कहीं ना कहीं, अगर इन चीजों की वजह से लैंड रिफॉर्म से सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स थे, उस समय अगर देश इन चीजों को इम्प्लीमेंट करता तो कहीं ना कहीं देश में विभाजित टूटने की टेंडेंसी आ सकती थी, ठीक है। और इंडिया का जो वाइज डाइवर्सिटी था, उसको जैसे मैंने आपको बताया, एक अनेकता में एकता लाने के में कहीं ना कहीं ये बाधा पड़ जाती है। और डीपीएसपी में की क्रिटिसिज्म भी है कि कहीं ना कहीं ये प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर, सॉरी प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर वर्सेस सीएम करने की ताकत रखता है, ये प्रिंसिपल। तो उस समय अर्ली, आज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ये चीज उस समय होती ना कहीं आप कह सकते हो अर्ली इंडियन डेमोक्रेसी, जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी आगे चल के बना, उसको फ्लरिश करने में दिक्कत आती। इसी सब बातों को ध्यान में, और लास्टली इस चीज को रखा गया कि भैया इसको टाइम पे छोड़ दिया गया, जब देश इतना मैच्योर हो जाएगा तो अपने आप ये प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट होने लगेंगी, और सरकार इन प्रिंसिपल्स को अपने माइंड में जरूर रखेगा इंप्लीमेंट कर पॉलिसी फ्रेम करते हैं, ठीक है। कोई भी इन उसको कोर्ट प्रोसीजर्स में फंसाना नहीं चाहता, तो ये पूरी बड़ी बात को ध्यान रखिएगा, आप आराम से समझ जाएंगे क्यों नहीं। क्रिटिसिज्म क्या है, मैंने बताया कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, नॉट जस्टिसिएबल, ठीक है, ये जस्टिसिएबल नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। जैसे टीटी कृष्णाचारी ने कहा था, इट इज ए डस्टबिन ऑफ सेंटीमेंट्स, बस सेंटीमेंट्स है, कहने की बात है, लोग अपने ओपिनियन है, ठीक है। इलॉजिकली अरेंज्ड, मतलब कि कोई नॉन कंसिस्टेंट है। अचानक से गांधीयन फिलोसफी रहे रहे लिबरल फिलोसफी आ जाती है, फिर रहे रहे सोशलिस्ट फिलोसफी आ जाती है। कंजर्वेटिव भी है कुछ चीजें, जैसे कि भाई कुछ सर्टेन एनिमल को काटना मना है, वाई नॉट चिकन, तो कंजर्वेटिव फिलोसफी पे भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट के पूरे पूरे इसमें जगह है कि भाई पीएम वर्सेस
प्रेसिडेंट, गवर्नर वर्सेस सीएम एंड सो ऑन। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि भाई डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, ये कोर्ट्स के लिए भी सिरदर्द रहा। अभी आगे हम लोग आगे देखेंगे, कोर्ट नहीं ना जाने अपने फैसले कितनी बार बदले। पहले चंपकम दोराई राजन केस, फिर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, फिर केशव नंदा भारती केस, तो कितनी ही बार इस चीज को बदला। ठीक है, तो इसकी यूटिलिटी तो आप देख सकते हैं, क्रिटिसिज्म क्या है, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, मतलब जस्टिसिएबल नहीं है, कोई कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कंजर्वेटिव फिलोसफी पे भी कुछ, इट हैज द पावर टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की यूटिलिटी क्या है भाई? तो देखिए, आपको मैंने बताया, शुरू में ही बताते चला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यूटिलिटी क्या है। ये प्रियम्बल को एक्सपैंड करता है, जजमेंट देने में मदद करता है, गवर्नमेंट को क्रिएट करता है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट बने, गवर्नमेंट को एक तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है कि किस तरीके से आपको पॉलिसी को फ्रेम करना है। और कई बार आपको बताऊं कि अगर कोई भी डीपीएसपी खासकर 39 बी और सी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, 39 बी और सी को, और वो 14 और 19 फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो वायलेशन एक्सेप्टेड है, वो कर सकता है, बशर्ते बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, इसके अलावा ये बीकन लाइट्स है, किस तरीके से ये गाइड करता है कोर्ट को भी और लेजिस्लेचर को भी, एग्जीक्यूटिव को भी। ये सब इसके आप कह सकते हो बेनिफिट्स हैं, और यू कह सकते हो इसके एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, दूसरी चीज, ये फंडामेंटल राइट्स के साथ मिल करके एक ट्रिनिटी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये एक आपको ट्राइलेटरल ट्राइलेटरल रिलेशनशिप, ट्राइकोटॉमी बनाता है, ट्राइलेटरल रिलेशनशिप बनाता है। ये डायग्राम आप मेंस में बना सकते हैं, है ना। ये ट्रिनिटी को कंप्लीट करता है इन दोनों के साथ मिल करके। ठीक है, और क्या करता है, ऑपोजिशन को एक अच्छा वेपन देता है, जिसको यूज कर करके वो सरकार को चेक करती है, जिसको सरकार को सही रास्ते दिखाती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्रूशियल टेस्ट देता है गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के लिए। जैसे चुनाव हुआ, तो आप डीपीएसपी को यूज करके आंक सकते हैं कि भाई हमारे संविधान में क्या टारगेट्स थे, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे, और कितना प्रेजेंट गवर्नमेंट उसको अचीव किए, ये चीज हो सकता है। तो ये सब कुछ उसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट, सबको नोट करते चलिए, मैं फिर कह रहा हूँ माइक्रो नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, गेट माइक्रो नोट्स। ठीक है, कन्फ्लिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कन्फ्लिक्ट क्या है, पहले तो आपको इस कहानी में जाने से पहले बता दूं, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि नो डाउट फंडामेंटल राइट्स हैज अपर हैंड विथ रेस्पेक्ट टू डीपीएसपी। क्लियर क्लियर बात है। ठीक है, अब इसकी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले ये बहुत बड़ा डिबेट था कि अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में टकराहट हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो कौन जीतेगा। तो चंपकम दोराई राजन केस, वेरी फेमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा। ठीक है, और सबसे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो सब्सिडियरी है फंडामेंटल राइट्स का, वो पीछे ही रहेगा, मतलब अपर हैंड फंडामेंटल राइट्स को रहेगा। ठीक है, पर साथ में उसने ये भी कहा कि फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1967, वेरी फेमस केस, गोलकनाथ वर्सेस, यहाँ गोलक लिखा हुआ है सिर्फ गोलकनाथ, इट वाज बेसिकली गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट किसी को भी से भी फंडामेंटल राइट्स एवराइज नहीं कर सकता है, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझिए, चंपकम दोराई राजन ने क्या कहा कि भैया फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, एक चीज, और अगर टक्कर टक्कर होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो डीपीएसपी को लोअर पोजीशन मिलेगा, फंडामेंटल राइट को अपर है। गोलकनाथ वर्सेस में उसने कहा कि भैया फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड, इट इज सैंक्रोसैंक्ट, सैंक्रोसैंक्ट उसको कहते हैं जो अमेंड नहीं किया जा सके, इट इज एब्सोल्यूट, और पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकता है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करके। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपने साथ फाइनल वर्डिक्ट दिया। ठीक है, और वो वर्डिक्ट ये दिया कि 24th अमेंडमेंट, ये पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया, और उसके बाद उसको उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो अमेंडमेंट, मैंने पहले ही पढ़ाया कि अमेंडमेंट हुआ कि भाई जो ये है, उससे पहले मैं आपको केस पढ़ा देता हूँ। ठीक है, जो मिनरवा मिल केस था, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनरवा मिल केस, उसमें, उससे पहले मैं आपको बता दूं क्या हो, पहले थोड़े से बैकग्राउंड समझते हैं, फिर हम लोग डिफरेंस देखेंगे। बैकग्राउंड ये था कि पार्लियामेंट ने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब
सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को ओवरटर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, 24th अमेंडमेंट एक्ट एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है कि भाई पार्लियामेंट को हक है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। ये सारा लफड़ा चल रहा था किस लिए? लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के। कांग्रेस की जो सरकार थी, नो डाउट, मैं पहले ही बताया था, नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, ये सेंटर टू लेफ्टिस्ट थे। ये चाहते थे कि जो बड़े बड़े रसूखदार हैं उनसे लैंड छीन छीन कर जो उनके सरप्लस लैंड है गरीबों में, जो लैंडलेस लेबर्स हैं, मार्जिनल लेबर्स, उनमें दी जाए और लोग राइट टू प्रॉपर्टी के तहत पहुंच जाते। तो ये सारी कंफ्लिक्ट वहीं से आई थी। तो वो इस जजमेंट को गोलकनाथ ने कह दिया कि भैया फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है। इसके अगेंस्ट इन लोगों ने अमेंडमेंट लाया और उसको ओवरटर्न किया। ठीक है, ओवरटर्न किया। उसके बाद की कहानी हम आते हैं केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस आप जानते हैं, जिसमें ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ना करे। ठीक है। अच्छा, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस में फाइनली ये सेटल हुआ, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में यही आपको ध्यान रखना है। ये सेटल हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो सबऑर्डिनेट होगा फंडामेंटल राइट्स का, मतलब फंडामेंटल राइट्स हैज ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन डीपीसी एसपी इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, लेकिन उसी में ये बात और भी कही गई कि अगर कोई कानून बनता है डीपीएसपी, कौन सा डीपीएसपी? 39 बी एंड सी, है ना, को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई कानून बनता है, क्या है भाई ये 39 बी एंड सी? अभी हमने आपको पढ़ाया था कि भाई क्या है 39 बी एंड सी, कि कोई कानून अगर बनाया जाए 39 बी एंड सी की बात करते हैं। 39 बी एंड सी क्या है? वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, और वो 14 और 19 को वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो किया जा सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, और आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड भी कर दिया गया था, उसको रिपील कर दिया गया था, उसको लीगल राइट बना दिया गया था। तो फाइन हमारे लिए प्रेजेंट पोजीशन इंपॉर्टेंट और बीच में केसेस में क्या कहा वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसको समराइज करता हूँ। प्रेजेंट पोजीशन ये है कि फंडामेंटल राइट को प्रेसिडेंस मिला हुआ है डीपीएसपी के ऊपर, लेकिन अगर कोई कानून डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 39 बी और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है और वो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम को वायलेशन कर रहा है, तो वायलेशन एक्सेप्टेड है। और राइट टू प्रॉपर्टी को हटा करके बना दिया गया है क्या चीज? लीगल राइट। हम पहले ही बात कर चुके। मिनर्वा मिल केस आप एक बार देख सकते हैं, हमने ऐसा को बता दिया है समरी, लेकिन मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिनर्वा मिल केस में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जो आप मेंस में कोट कर सकते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कन्फ्लिक्ट का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो एक ही चैरियट के, एक ही कार्ट चैरियट के दो इंपॉर्टेंट चक्के हैं, एक का वैल्यू दूसरे के बिना खत्म हो जाएगा। जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी, ये तीनों एक ट्राइनिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, उसमें कहा कि अगर आप एक को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिनर्वा मिल केस में, अगर आप एक को एब्सोल्यूट कर देते हैं दूसरे के सामने, तो उसका खुद का, दूसरे के एब्सेंस में उसका खुद का मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये, लेकिन आपको ये याद रखना कि प्रेजेंट पोजीशन क्या है कि फंडामेंटल राइट्स एंजॉय सुपरमेसी, yet it does not mean that DPSP cannot be implemented। और मैंने आपको बताया the parliament can amend fundamental right for implementing DPSP so long it does not violate the basic structure। तो फाइनल पोजीशन क्या है ये आपकी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंस है फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी पे, लेकिन ऐसा नहीं है दूसरी 39 बी और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 14 और 19 वायलेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज कि कानून की डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, बशर्ते वो बेसिक फीचर्स को चेंज ना करे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, लैंड रिफॉर्म्स, बहुत सारी चीजें लैंड रिफॉर्म्स है, जमींदारी एबोलिशन है, टेनेंसी एक्ट आया था, मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ है, फिर अभी आप देखेंगे लेबर लॉज जो पास हुए हैं, कई स्टेट्स में बीफ बैन है, बिहार जैसे राज्य में शराब प्रोहिबिशन है, गुजरात में प्रोहिबिशन है, नागालैंड में प्रोहिबिशन है। ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन है, दैट इज रिजर्वेशन, SC ST को प्रमोट करने के लिए EWS रिजर्वेशन है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, फिर हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट है। ये सारे आप देख सकते हो, दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ डीपीएसपी। क्या सर डीपीएसपी ही सिर्फ डायरेक्टिव है? उसके बाहर भी डायरेक्टिव, उसके बाहर भी डायरेक्टिव है, जैसे आर्टिकल 350A प्रमोशन ऑफ मदर टंग, आर्टिकल 351 डायरेक्टिव टू द स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, आर्टिकल 350 डायरेक्शन टू गिव इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग टू द स्टेट, क्लेम ऑफ SC ST, ये सब सारे क्या हैं डीपीएसपी जो है कि बाहर भी डायरेक्टिव्स हैं। तो एक दो याद रखेंगे, जैसे कि 350A कि भाई स्टेट को इंस्ट्रक्शन है कि आप मदर टंग में पढ़ाई को प्रमोट कर सकते हैं। आर्टिकल 351 स्टेट को इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई आप हिंदी
भाषा को प्रमोट करिए एंड सो, है ना। यही है कहानी आपकी डीपीएसपी की। तो क्लियर है। चैनल को जितना हो सकता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। कमेंट करें, कोई कमी हो तो हमसे बताइए, बिल्कुल बताइए। मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है IAS थिंक टैक नाम से, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको PDF के साथ साथ DPPs मिल जाएगी। यहाँ पढ़े, तीन चीज करते रहिए, कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन को। पहला, यहाँ स्टडी करिए। दूसरा, माइक्रो नोट्स बनाइए। तीसरा, डीपीपी सॉल्व करिए। डीपीपी सॉल्व करने से भी अच्छा है कि मैं आपको फिर कह रहा हूँ, डीपीपी मेरे टेलीग्राम ग्रुप IAS थिंक टैंक पे अवेलेबल है। विजन IAS के सेक्शनल टेस्ट करें, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, डन, ठीक है, थैंक यू। और जितना लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, अच्छा हो। जितना हो सकता है गरीब बच्चों तक, तबके तक इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि मोर एंड मोर पीपल बेनिफिट्स। गरीब तबका भी IAS बने, कोई जरूरी नहीं है जिसके पास 2 लाख 3 लाख हो वही बने। यही मेरा सपना है। थैंक यू। लेट्स कॉन्कर इट IAS थिंक टैंक चैनल की तरफ से आपको गुड नाइट, सब खैर, शुभ रात्रि।